अच्छा, लास्ट टाइम हम जब पढ़े थे उससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास टॉपिक है इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मॉलिक्यूल्स का। कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है हमारे पास। पहला पॉइंट है कि इफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टेड ऑनटू अ मॉलिक्यूल लाइंग इन द एनर्जी लेवल ई नॉट, कि अगर मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन करवाया जाता है और वो मॉलिक्यूल लोअर स्टेट एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा और जंप करके ई1 में चला जाएगा। ई1 क्या है, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। According to the quantum theory, the energy content of a molecule cannot change continuously, but is confined to certain discrete value energy levels. क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जो हमारे पास मॉलिक्यूल के एनर्जी कंटेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होते रहते, सही है। उसे एक खास हद तक एनर्जी चाहिए होती है, तो जब वो उसको एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेगा, ट्रांसिशन शो करता है। If we use a beam of radiation whose frequency is related to the energy difference delta E between the two energy levels by the equation, कि हम उसको एनर्जी वो वाली देंगे जो क्या है, रिलेट करती है एनर्जी डिफरेंस। अब डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस कौन सा है, जो E1 और ई नोड के बराबर है। अगर इतना एनर्जी हम इसे देंगे तो ही क्या होगी, ट्रांसिशन होगी ई नोड से E1 तक। क्लियर है कि हम इसको इतनी एनर्जी अगर देंगे ई नोड से E1 जितनी इसको यहाँ पर आने के लिए चाहिए होगी, तो ही क्या होगी, ट्रांसिशन होगी ई नोड से E1। वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और जंप करेगा हाई एनर्जी लेवल पे। एज द रिजल्ट द इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब रेडिएशन विल डिक्रीज। उससे क्या होगा कि जो हमारे पास रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। while all other frequencies remain unabsorbed and hence their intensity undiminished। सिर्फ वही वाली रेडिएशन क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो अब्जॉर्ब हो रही है, सही है। उसके अलावा जितनी भी फ्रीक्वेंसी की हमारे पास रेडिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, अनअब्जॉर्ब रहेंगी, और उनकी इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, वैसी की वैसी रहेगी। सिर्फ वो वाली एनर्जी रेडिएशन जो अब्जॉर्ब हो रही है उसकी शिद्दत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्सॉर्ब बाय सब्सटेंस एट वेरियस वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या है, मेजरमेंट है कि कितनी हमारे पास क्या हो रही, रेडिएशन अब्सॉर्ब हो रही है बाय डिफरेंट सब्सटेंस की एट डिफरेंट वेवलेंथ्स पर। तो उसको नाम हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। The result of interaction of electromagnetic radiation with substance is usually recorded as a plot of absorbance or transmittance versus wavelength in a spectrum known as absorption spectrum। ये जो इंटरेक्शन हो रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सब्सटेंस के साथ, इसको रिकॉर्ड ऐसे किया जाता है कि प्लॉट ड्रा किया जाता है ऑफ अब्जॉर्बेंस, जहाँ वो अब्जॉर्बेंस हो रही होती है, जहाँ वो ट्रांसमिटेंस होती है, सही है। अब्जॉर्बेंस के वो कितनी हमारे पास अब्जॉर्ब हो रही है, ट्रांसमिटेंस के कितनी वो ट्रांसमिट हो रही है। अब्जॉर्बेंस के अलावा उनके दरमियान क्या, और वर्सेस वेवलेंथ, वेवलेंथ और अब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस के दरमियान क्या किया जाता है, एक प्लॉट ड्रा किया जाता है जिसे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। The wavelength at which absorption occurs can be used for the qualitative analysis of the sample। वो वाली वेवलेंथ जहाँ पर अब्जॉर्प्शन अकर हो रही है उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है। एंड द एक्सटेंट विच अब्जॉर्प्शन अकर, और किस हद तक अब्जॉर्प्शन हो रही है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। कि कौन सी वेवलेंथ पे अब्जॉर्प्शन हो रही है वो क्वालिटेटिव हो रही है, और किस हद तक अब्जॉर्प्शन हो रही है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा हमारे पास। Next, absorption of energy by a molecule can occur only when a photon having energy necessary for transition between two energy levels strikes the molecule। ये वही दोबारा बात की गई है कि absorption of energy, molecule तभी एनर्जी absorb करेगा कि जब कोई एक खास फोटोन जिसकी एनर्जी क्या होगी, उस मॉलिक्यूल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी, तब उसको मिलेगी, तो भी वो क्या करेगा, ट्रांसिशन शो करेगा। For a given excitation process, a molecule absorb only one photon, hence absorb radiation of only one frequency which is recorded as absorption line of the absorption spectra। कि जब एक्साइटेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो मॉलिक्यूल करेगा, कोई एक फोटोन अब्जॉर्ब करेगा किसी एक खास रेडिएशन, और वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा अब्जॉर्प्शन लाइन से शो करेगा स्पेक्ट्रम में कि अब्जॉर्प्शन हो रही है। इस तरह अगर हमारे पास सब्सटेंस है कोई, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सीरीज ऑफ अब्जॉर्प्शन लाइन शो करेंगे, क्योंकि
उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें डिफरेंट तरह की क्या हो रही होती हैं, ट्रांजिशंस हो रही होती हैं. However, the absorption lines representing these transitions are so close to each other. लेकिन ये जो absorption lines substance में molecules की वजह से हो रही होगी, वो क्या होती है, एक दूसरे से बहुत करीब होती है, तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है. और जब हमारे पास स्पेक्ट्रम में कोई बैंड आता है, स्पेक्ट्रम में हमारे पास इनकी अब्जॉर्प्शन लाइंस आती है, तो वो क्या होती है, बैंड की फॉर्म में आती है. क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, तो इनको अलग करना मुश्किल होता है, तो वो एक अब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है हमारे पास स्पेक्ट्रम में. The intensity of absorption at a particular wavelength corresponds to the number of molecules which absorb radiation of that wavelength. कि अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम में एक अब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी ज्यादा है, कि एक खास वेवलेंथ पे इतनी ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो रही है, वो हमें क्या बताएगी कि इतने मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उस वेवलेंथ में. ठीक है, कि एक वेवलेंथ सपोज हमारे पास यूवी की 400 ले लो, कि 400 नैनोमीटर में ज्यादा इंटेंसिटी अब्जॉर्प्शन की, तो हम क्या कहेंगे कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, उस वेवलेंथ में ज्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहे हैं. This is the wavelength of maximum absorption will be the wavelength of radiation that is absorbed by maximum number of molecules for their transition to high energy levels. ये वही है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं उस ट्रांसिशन में. The UV visible absorption band is generally broader than IR absorption band due to the greater number of permissible combination of excitation. अब जो यूवी विजिबल का अब्जॉर्प्शन बैंड होता है, वो जैसे मैंने बताया कि उसमें क्या होती हैं, डिफरेंट तरह की एक्साइटेशंस हो रही होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल है. तो इनकी वजह से क्या होता है कि इनकी लाइन जो क्लोज होती है एक दूसरे से, तो वो बैंड की फॉर्म में आती है, और इसका बैंड क्या होता है, वाइड ब्रॉडर होता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू द IR. क्योंकि यूवी में क्या हो रही होती है, तीन तरह की ट्रांसिशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल. और IR में कौन सी होती है, जस्ट वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल. यूवी में तीन हो रही होती हैं और IR में दो हो रही होती हैं. तो इसका बैंड क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, और IR का बैंड थोड़ा क्या होता है, नैरो होता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस एंड स्पेक्ट्रल रीजंस. Different types of transition within the molecule are due to different reasons and involve different amounts of energy. They occur in different spectral regions. ये जो मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, वो बहुत सी वजूहात की वजह से हो रही होती हैं, उनमें बहुत सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, और वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन्स में हो रही होती हैं. सपोज कोई यूवी में हो रही है, कोई IR में हो रही है, तो उनकी ट्रांजिशंस क्या हो रही होती है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन्स में होती है. और वो कौन कौन सी ट्रांजिशंस होती है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे. ट्रांसिशन अकरिंग, सबसे पहले है ट्रांसिशन अकरिंग बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी एक्सरे. क्योंकि हमारे पास एक्सरे की अब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उसमें क्या होगा, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. जब हमारे पास एक्सरे की एनर्जी हो रही होती है, एक्सरे की एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है, एक्सरे भी क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हाई एनर्जी सबसे. तो जब इसकी अब्जॉर्प्शन होगी, तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे. लेकिन जब यूवी विजिबल रीजन में होगी, तो वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो इन्वॉल्व होंगे. Next step, the electronic transition may occur from any of the vibrational and rotational energy level associated with one electronic level to any of the vibration and rotational energy level associated with another electronic level. ये मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशंस होती हैं, वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल से होती हैं, जो कि एसोसिएटेड होती है ई नोड से टू द E1 के वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स तक. और ऑन द अदर हैंड अब्जॉर्प्शन IR रीजन में क्या होती है, वो ट्रांसिशंस इन्वॉल्व करता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल. कि सपोज हमारे पास ई नोड है और उसके वाइब्रेशनल और रोटेशन लेवल्स है, तो वहां पर ट्रांसिशंस होगी. ये नहीं होगी कि वहां से क्या हो जाएंगी, वो E1 के वाइब्रेशन और ट्रांसिशन में चले जाएंगे. सही, सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल के हमारे पास क्या होंगी, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स क्या करेंगे, ट्रांसिशन शो करेंगे. This the transition in this case may occur from any of the rotation energy level associated with one vibration level of the rotation energy level. ये वही बात है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ट्रांसिशन हो रही होती हैं, ऐसे ही रोटेशन एनर्जी लेवल की ट्रांसिशन कैसे होगी, कि एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे रोटेशन एनर्जी लेवल के वाइब्रेशन लेवल तक. क्लियर है.
सर इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट को अगेन एक्सप्लेन कीजिएगा, एब्जॉर्प्शन इन द हाँ आईआर रीजन। मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास यूवी में हो रही थी ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशंस, मैंने वो आपको बैंड सा भी शो करवाया था कि कैसे ट्रांसिशंस हो रही थी। तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक के वाइब्रेशन और रोटेशनल लेवल्स में हो रही होती है, एक से ई नोड से ई वन के वाइब्रेशन और रोटेशनल लेवल्स में। लेकिन जब आई आर रीजन में क्या होंगे कि ई नोड का वहां पर आप देखोगे तो ई नोड नीचे था, ई वन ऊपर था, और ई नोड के आगे क्या थी, रोटेशनल और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स थे। ठीक है। तो आईआर में क्या होगा, वो उसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के रोटेशनल वाइब्रेशन में होंगे, ना कि वो क्या जाएंगे ई वन के रोटेशनल वाइब्रेशन में। वो अलहदा से अपनी ट्रांसिशन शो कर रहे होंगे आईआर में, और ई नोड के अपनी ट्रांसिशन शो कर रहे होंगे आईआर। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव रीजन कोस्पेंस टू द ट्रांसिशंस बिटवीन रोटेशन एनर्जी लेवल्स। और माइक्रोवेव रीजन में क्या रही होती है, ट्रांसिशंस होती है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की। whereas NMR involving transition between different spin orientations of nuclei in applied magnetic field occurs in radio wave region of the electromagnetic spectrum। के माइक्रोवेव रीजन में रोटेशनल ट्रांसिशंस होती हैं, और नेक्स्ट जो हमारे पास NMR है वो क्या है, रेडियो वेव रीजन है। तो उसमें क्या होती है, ट्रांसिशंस होती हैं between different spin orientation of nuclei under the applied magnetic field। क्या कहते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन शो करते हैं, वो हम पढ़ेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हर एक की क्या है, डिफरेंट है। यूवी की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशंस हो रही होती हैं। आईआर में क्या हो रही होती हैं, वाइब्रेशन ट्रांसिशंस हो रही होती हैं। माइक्रोवेव में क्या होती है, रोटेशनल ट्रांसिशंस होती हैं बिटवीन ट्रांसिशन बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। और एनएमआर में क्या होती हैं, ट्रांसिशंस होती हैं बिटवीन डिफरेंट स्पिन ओरिएंटेशंस ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये इनका क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन्स में डिफरेंट तरह की ट्रांसिशंस हो रही होती है। The energy required for transition between two electronic energy level is higher than that required for transition between two vibrational energy levels। जैसे मैंने कहा था कि एनर्जी डिफरेंस क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स का आपस में एनर्जी डिफरेंस है वो हाई होगा एज कंपेयर टू द वाइब्रेशनल। सही। और वाइब्रेशन का देन अगेन क्या होगा, एनर्जी लेवल एनर्जी डिफरेंस हायर होगा रोटेशनल से, क्योंकि रोटेशनल क्या है, क्लोज टू ईच अदर है, और उससे दूर थोड़ा सा वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूर इलेक्ट्रॉनिक है। तो दो इलेक्ट्रॉनिक के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, दो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस कम होगा, और उससे ज्यादा कम होगा रोटेशन एनर्जी लेवल के दरमियान। तो वही यहाँ पर बात बताई गई है। Since the transitions involved in a molecule are characteristically based on the structure of the molecule। ये जो transitions हो रही होती हैं, ये molecule के structure पे depend करती हैं कि वो किस तरह का molecule है, किस तरह की transition उसमें होनी है। तो electromagnetic radiation of varied wavelengths are used to investigate various aspects of the molecule structure। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स की, इससे क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किस तरह का है। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन। ये जो जितनी मैंने आगे रीजन बताई है, हमारे पास क्या थी, स्पेक्ट्रल रीजन थी, जैसे यूवी होगी, आईआर होगी। तो ये अलहदा से क्या है, अपनी अपनी टेक्निक्स है, और ये टेक्निक्स क्या प्रोवाइड करती हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यूवी डिफरेंट देगी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट देगी, एनएमआर डिफरेंट देगी। तो ये अपने लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइंस द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। यूवी हमें क्या बताएगी कि किस हद तक किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, कि कितनी उसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं, जस्ट ये बताएगी यूवी हमें। नेक्स्ट हमारे पास जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हमें क्या बताएगी, द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, कि कौन कौन से ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ओएच प्रेजेंट है, सीएन ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हमें बताएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR spectroscopy provides information about the environment of various nuclei in the molecule। NMR spectroscopy हमें क्या बताती है कि कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, कौन से एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। सही है। जो तो ये जो चॉइस है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की, ये डिपेंड करती है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, वो अब इन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल को बम्बार्ड किया जाता है विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, सपोज 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
which causes the molecules first to ionize and then break into fragments ions of different masses which are caught in the spectrum. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें चार्ज टू मास रेशियो से हमें क्या मिल जाता है, मोलिकुलर वेट मिल जाता है किसी भी मोलिक्यूल का कि उसका एटॉमिक मास कितना है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या क्या देखते हैं कि कितना एटॉमिक मास है किसी भी मॉलिक्यूल का, इससे हमें अंदाजा हो जाता है। इसमें पहले क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है, उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फर्स्ट आयनाइज होते हैं, देन वो फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। फ्रेगमेंट्स में चेंज हो गए तो उनका डिफरेंट मासेस होते हैं। तो इससे चार्ज टू मास रेशियो से हमें क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास मिल जाता है। This technique is used to determine the molecular weight of the compounds as well as their major structure features. इससे हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो हर एक टेक्निक का क्या ट्रांजिशन डिफरेंट हो रही हैं और हर एक टेक्निक हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है? Yes, sir. ये समरी है डिफरेंट टेक्निक्स की कि ये हमारे पास यूवी है और उनकी हमारे पास 7 वेवलेंथ की रेंज बताई गई है। यूवी हमारे पास 200 से 400 नैनोमीटर होती है और विजिबल 400 से 800 नैनोमीटर। तो इन दोनों को इकट्ठे हम पढ़ते हैं यूवी विजिबल। तो ये क्या है, क्वांटाइज अब्जॉर्प्शन और विजिबल रेडिएशन लीडिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशंस, कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशंस होती हैं। और ये हमें क्या बता रही हैं, प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ अनसैचुरेशन पर्टिकुलरली कंजुगेशन। सही है, कंजुगेशन के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट आईआर है, उसमें वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस होती हैं जिससे हमें क्या मिलता है, फंक्शनल ग्रुप्स मिलते हैं। सी एच ओ एच हो गया, एन एच और मल्टीपल बॉन्ड्स, कौन कौन से मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट एनएमआर है जो कि रेडियो वेव रीजन में हो रही होती है। इसमें हमारे पास क्या है, एक्टिव न्यूक्लियर पता चल जाता है, हाइड्रोजन 1 और कार्बन 13। ये मोस्टली हम इनको स्टडी करते हैं किसी मॉलिक्यूल में ये कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 1 और कार्बन 13। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम मास टू चार्ज रेशियो और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फाइंस फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक बोmbardment मॉलिक्यूल्स को डिटरमाइन करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आ जाता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड आइसोटोपिक अबंडेंस आ जाती है। तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इस तरह डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हर टेक्निक अपने खास लिहाज से जानी जाती है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो एक्साइट हुआ एनर्जी अब्सॉर्ब करके उसने रिलैक्स होना है, और वो रिलैक्स होता है दो तरीकों से। या तो वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा और उनको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सही है, मॉलिक्यूल वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वो स्टोर कर लेते हैं ताकि कोई काम कर सके मॉलिक्यूल्स। अब वो जो जब जब एनर्जी स्टोर करेंगे, जब वो कोलाइड कर रहा होगा किसी मॉलिक्यूल्स का, उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल एज ए होल सैंपल जो होता है वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो रही है उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स में। दूसरा तरीका क्या है, द एनर्जी गेन बाय द मॉलिक्यूल्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन मे बी लॉस्ट बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन। एनर्जी जो मॉलिक्यूल ने अब्जॉर्ब की अब वो उसको मीट भी करेगा। अब वो दो तरीके से मीट करता है, या वो फ्लोरेसेंस शो कर रहा होता है, सही है, या वो क्या करता होता है, फोस्फोरेसेंस शो कर रहा होता है। उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है हमारे पास, और उसके बाद दोबारा से वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा और अब्जॉर्प्शन शो करेगा। तो इस तरह से रिलैक्सेशन ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होती है दो तरीकों से। या वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके उनको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, या वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस की फॉर्म में। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट लास्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज। हाँ जी, सर बहुत है इतना आज के लिए। ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे ना, ये आपका बस लास्ट टॉपिक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स क्या, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द अब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजंस के। डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजंस जो हमारे पास, जैसे मैंने यूवी बताई, आईआर बताई, तो इनके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होती हैं इनकी अब्जॉर्प्शन मेजर करने के लिए। लेकिन उनमें सब में क्या होता है, 5 मेजर कंपोनेंट्स होती हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि हम कौन सी सोर्स यूज कर रहे हैं। डिवाइस फॉर ऑब्टेनिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक डिवाइस लगी होती है या फिल्टर लगा होता है, उससे क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक एक ही वेवलेंथ की लाइट हमें क्या मिलती है, वो होती है। अ सेल, जिसे हम क्यूबट कहते हैं, जिसमें हम सैंपल रखते हैं, और डिटेक्टर होता है, और रीड आउट डिवाइस होती है। जो सोर्स होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो डिपेंड करेगी कौन सा स्पेक्ट्रल रीजन हमने स्टडी करना है।
For example, the suitable source of radiation in the UV region is hydrogen or deuterium discharge lamp. जब हम यूवी रीजन में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प, whereas tungsten filament lamp is used for visible region of the spectrum. यूवी के लिए हम डिस्चार्ज लैम्प यूज करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट लैम्प हम यूज करते हैं विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब उसके बाद जो रेडिएशन हमारे पास सोर्स से आई है, हमने उसे मोनोक्रोमेटर से पास करना है या फिल्टर से पास करना है, विच रिस्ट्रिक्ट्स द रेडिएशन दैट रीचेस द सैंपल टू रिलेटिवली वेरी नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। तो वो क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि एक ही वेवलेंथ की क्या पड़े, उसमें रेडिएशन पड़े। और वो जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है वो देन किससे पास होती है, सैंपल में जो हमने क्यूबट में रखा हुआ है, सही है। अब वो सम ऑफ द फोटॉन्स उसमें अब्जॉर्ब होंगे सैंपल में, और उससे क्या होगी, रेडिएशन की इंटेंसिटी डिमिनिश हो जाएगी, जो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे वो निकल जाएंगे, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिटेड, वो ट्रांसमिट हो जाएंगे एंड पास्ड ऑन टू अ डिटेक्टर दैट कन्वर्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। अब जब हमारे पास अब्जॉर्प्शन आ रही होती है तो वो अब्जॉर्प्शन नहीं मेजर करता, वो क्या मेजर करते हैं, ट्रांसमिशन, कि कितनी रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है, उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि कितनी अब्जॉर्प्शन हो रही है। या अब्जॉर्प्शन तो मेजर नहीं कर सकते, वो तो मॉलिक्यूल्स ने क्या की, अब्जॉर्ब कर ली, लेकिन जितनी वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है, वो मेजर करता है डिटेक्टर कि कितनी ट्रांसमिट हो रही है, उससे वो अंदाजा लगाता है कि इतनी अब्जॉर्प्शन हो रही है, सही है। द रीड आउट डिवाइस, उसके बाद रीड आउट डिवाइस लगी होती है, वो रिकॉर्डर हो सकता है या कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम हो सकता है जिसमें हमारे पास ग्राफ आ जाता है, स्पेक्ट्रम आ जाता है। Different instruments are named in different ways depending on its wavelength and detector. The name spectrometer is generally given to instrument that is used to measure the intensity of radiation transmitted by the sample. Spectrometer क्या है, वो डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करती है रेडिएशन कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हमारे पास ट्रांसमिट हो रही है बाय द सैंपल। तो उसके सर बस करें, इतना काफी है। लास्ट स्लाइड है, इसके बाद पढ़ा दूंगे, बस करूं। सर पढ़ा दे अब। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर की डिवाइस आती है जो हमें क्या देता है, इंटेंसिटी बताता है कि कितनी रेडिएशन ट्रांसमिट हो रही है बाय द सैंपल। और ये जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है ये ट्रांसमिटेड की रेडिएशन, जो ट्रांसमिट हो रही है रेडिएशन, उसकी इंटेंसिटी मेजर करता है, ना कि जो अब्जॉर्ब हो रही है। द स्पेक्ट्रोमीटर दैट यूजेस फोटोग्राफिक प्लेट एज अ डिटेक्टर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन इज नोन एज स्पेक्ट्रोग्राफ। वो स्पेक्ट्रोमीटर जो फोटोग्राफिक प्लेट एज अ डिटेक्टर यूज करते हैं उसे स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। An instrument equipped with filter to provide radiation is of the required wavelength called photometer. और वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या कहते हैं, हमें प्रोवाइड करता है रेडिएशन एक खास एक ही वेवलेंथ की, उसे हम फोटोमीटर कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को। और इंस्ट्रूमेंट जो यूज करती है मोनोक्रोमेटर, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैन आइदर बी फिक्स्ड फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी और कैन बी स्कैन फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या करते हैं, जो रेडिएशन की वेवलेंथ यूज करें वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कौन सी वेवलेंथ हमने चेंज करनी है, कौन सी हमने यूज करनी है, तो इस लिहाज से डिफरेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आते हैं हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास ये जो, और ये हमारे पास रिजल्ट इसका है वो रिकॉर्ड होता है स्पेक्ट्र की फॉर्म में, वो प्लॉट ड्रा होता है अब्जॉर्बेंस का वर्सेस वेवलेंथ का। द अब्जॉर्बेंस एज इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू log I नॉट डिवाइडेड बाय I नॉट हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हो गया, एंड I इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन। इनका हमारे पास जब डिफरेंस आएगा तो वो हमारे पास अब्जॉर्प्शन की वैल्यू आती है कैलकुलेट करके कि कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन पड़ रही है उसमें और कितनी उसमें ट्रांसमिट हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? किताब का लेक्चर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, सर हमारा बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया, 511 का सबसे ज्यादा हमारा इस बुक का सिलेबस हुआ है बाकी एज कम्पेयर टू बाकी books में। 511 का आपका देखो ना, फाइनल के कौन से टॉपिक्स हैं। एक तो हमने पढ़ी थी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी है, कंफर्मेशंस पढ़ी है, दो वो हो गए, और नेक्स्ट हमारे पास ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है।
इसमें हम यूवी पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे, देखेंगे 2 पढ़े जाते हैं, 3 पढ़े जाते हैं, तो वहां तक ही आपका सिलेबस होगा। सर इसको याद करना, कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जो मैंने अभी आपको जो सारा बताया, ये बातें जस्ट ये वाली, इसको आपने याद रखना है बस। इसमें से एमसीक्यूज आ सर सकते हैं, फिर शॉर्ट आप क्वेश्चन इसमें आ से सकते पेपर ना दीजिएगा। हैं। नहीं, ये मैं जो अभी बता रहा हूँ ना, ये है बेसिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में यूज होती हैं टर्म्स। फिर नेक्स्ट टाइम जब जी विजिबल पढ़ेंगे तो फिर अगर आपने ये पढ़ा होगा तभी आपको वो समझ आएगी। सर, ये हम पढ़ लेंगे लेकिन आप पेपर ना बनाइएगा इसमें से। पर सर इसमें से याद तो करनी है ना डेफिनेशन या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। हाँ, वो एक दफा पढ़ोगे, ये मुश्किल नहीं, वो मैंने बता दिया था साथ आपको ना, कंसेप्ट ही है ये सारा। और सर नेक्स्ट हमारे कितने टॉपिक रह गए, आप उनमें से कुछ स्किप करवा दे, सारा सारा ना करवाएं। हाँ, वो मैं देखूंगा ना, वही कह रहा हूँ कि जितना हमसे पढ़ा जाता है। अच्छा, जो आपका 5:10 का लेक्चर होगा ना, वो होगा 12 बजे के बाद। ओके सर। हाँ, 12:30 हो जाएगा वो। सर सुनने ओके में आई है कि हमारे ना 20 से मतलब 20 मई से मे भी हमारे फाइनल टर्म स्टार्ट हो जाए, तो सर ये तो बहुत ज्यादा है सिलेबस हिसाब से। सिलेबस देख लेंगे, इतना ज्यादा नहीं है। ऑर्गेनिक का वो अभी तो करवाया ही नहीं आपको, सारी टेक्निक्स पड़ी हुई हैं। इसके मैं सर नोट्स तो ये जो आप इसके मैं नोट्स तो दे नहीं रहा, ये यही है ना जो मैंने करवाया, यही आपने बस करना है। सर इसका लिंक मिलेगा यूट्यूब में, ये लेक्चर हमें मिल सकता है? हाँ, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर। सर ये स्लाइड शेयर कर दें हमारे साथ। हाँ, ये मैं सेंड कर देता हूँ लेक्चर के बाद। जी जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।